हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो डेडिकेटेड है सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए। ये एग्जाम बहुत जरूरी है। आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं कहीं से तो आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं फिर से इंडिया में नेट एग्जाम की बहुत जरूरत है। तो ये एग्जाम अभी आने वाला है। आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को कैसे और एनहांस करें, इसके लिए क्या क्या चीजें करना जरूरी है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले ये सब चीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मैं ये कैसे बता पा रहा हूं और मेरी बातें क्यों आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। तो पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद गोस्वामी है और मैं आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा हूं फिजिक्स में। लेकिन मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स नहीं है। मैंने बीटेक एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, और फिर मैंने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, वो भी फिजिक्स से, और मेरी रैंक भी 60 रही थी। तो इसका मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से फिजिक्स बैकग्राउंड में जाके नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कोई भी जो ऑलरेडी फिजिक्स से बीएससी एमएससी करके आया है इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन उसको ये क्वालिफाई करने के लिए कुछ ट्रिक्स और कुछ चीजें करना जरूरी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज दोनों तरीके की होगी, जिसमें आपके कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। साथ में कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे जो 10 सब्जेक्ट्स हैं नेट एग्जाम में, तो वो 10 सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेस्ट रहेंगे, लाइक मैथमेटिकल फिजिक्स, एप्टीट्यूड, ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे हर टॉपिक के अलग अलग सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे और कुछ फुल लेंथ टेस्ट जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या हमारी टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करें, वो टेस्ट सीरीज आपके एक्चुअल एग्जाम, एक्चुअल सीएसआईआर नेट एग्जाम से कनेक्टेड रहनी चाहिए, उसी के पैटर्न पे होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शंस शुड बी द सेम। इसके बाद अब थोड़ा सा मैं अपनी टेस्ट सीरीज या फिर हमारी फिजिक्स बाय आईआईटियंस की जो हम टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में बताता हूं। हमने टेस्ट सीरीज आज ही से स्टार्ट की है। आज मैथमेटिकल फिजिक्स का एग्जाम रहा था। टेस्ट काफी लोगों ने किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। लेकिन टेस्ट के रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बताना चाहिए कि कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए मैं पहले बता देता हूं कि हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम क्या है। वो पूरा की पूरा सीएसआईआर नेट एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इनोवेटिव तरीके से फ्रेम किए गए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने के बाद आपको रियलाइज हो कि हाँ, आप सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस कर रहे हो। इवन जब आप उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे, हम आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन देते हैं। अगर आप सोल्यूशन पढ़ेंगे हर क्वेश्चन का, तो आपको समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन से कनेक्टेड और कितने सारे क्वेश्चंस हैं आप जो डायरेक्टली उस सॉल्यूशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। So this test series will be going to very helpful for your upcoming CSIR NET exam. साथ में इस टेस्ट सीरीज में एक डेडिकेटेड टीएसपी डिस्कशन ग्रुप है, जिसको आप ज्वाइन करेंगे जैसे आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करते हैं। और उस ग्रुप में आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, ये टॉपिक कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें उस ग्रुप में डिस्कस की जाती है। तो ये तो रहा हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में। लेकिन अब बात आती है कि हम रियल एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, किसी टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करें, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिले, तो आपके पास हो सकता है कि किसी का ईएमटी बहुत अच्छा है, किसी का क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत अच्छी पकड़ है, कोई एप्टीट्यूड अच्छा करता है। हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है। बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज यू शुड चूज द क्वेश्चंस whenever it comes. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मान लीजिए 30 क्वेश्चंस हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस तक जाने की जरूरत नहीं है। यू चूज, आप फर्स्ट पे पहुंचे, देखा कि ये थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का है, मुझे क्लासिकल का ढूंढना है, तो आप पहले क्लासिकल की तरफ जाइए। तो आप अपने जो कंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 30 तक जाते जाते मान लीजिए मैं नंबर दे देता हूं, आई हैव 10 क्वेश्चंस, लेट्स सपोज अप टिल 10। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। ये मुझे लगा कि ये मेरा टॉपिक है, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूं, मैंने क्वेश्चंस किया और इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, इट विल टेक सम टाइम। Whenever you think that a particular question is going to take a lot of time, so better is to avoid it, because all the 10 questions carry the equal marks. हर क्वेश्चन का सेम मार्क्स है। ये भी 3 नंबर का है, लेट्स सपोज ये भी 3 नंबर का है। 10 के 10 क्वेश्चंस 3 नंबर के हैं। अब आप चाहे तो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे थर्ड करो, आपको मिलना 3 नंबर ही है। तो बेटर क्या रहेगा,
कम से कम टाइम में पहले आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ पहले उतना कीजिए। तो आपको करना चाहिए जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखे कि इसको मैं कर सकता हूं बट इट विल टेक टाइम, तो बेटर कि आप उसको मार्क कर दीजिए कि आई विल टेक इट लेटर। फिर आप आगे के क्वेश्चंस पे जाइए जिनको आप कंफर्टेबली ज्यादा टाइम कंज्यूम किए बिना सॉल्व कर पा रहे हैं, आप करते जाइए और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाइए। अब जैसे ही आप लास्ट पर पहुंचे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका टेस्ट खत्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, आपको ये राउंड रिपीट करना होगा। अब फर्स्ट राउंड के बाद आपको अपना सेकंड राउंड लेना है, आप फिर से जाइए सेकंड राउंड में। अब आपके जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको तो नहीं छूना है, जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं मार्क फॉर द लेटर रिव्यू, मतलब आप उनको फिर से चेक करना चाहते हैं और आपके पास अभी कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, कुछ हैं जो आपके मार्क्ड हैं और जिनको आप कर सकते हैं लेकिन टाइम दे विल टेक टाइम, तो आप उन क्वेश्चंस को चूज कीजिए और उनको टाइम देके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इस तरीके से आप फिर से क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे, फिर से आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो सेकंड राउंड में आपने सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व हो रहे थे वो आप कर चुके हैं, फिर जो क्वेश्चंस टाइम ले रहे थे लेकिन सॉल्व हो पा रहे थे वो आपने सॉल्व कर लिए। नाउ योर सेकंड राउंड हैज बीन कंप्लीटेड। स्टिल इफ यू हैव टाइम, मतलब अभी भी आपका टाइम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 3 घंटे में काफी टाइम बचा हुआ है, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि 3 घंटा बचा हुआ है, मेरा 2 राउंड हो गया, अब मैं आराम से बैठ जाता हूं, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। याद रखिए किसी भी एग्जाम में आपको अगर 3 घंटे का टाइम दिया है तो 3 घंटे आपको पूरा की पूरा यूज करना है, आपको एक एक सेकंड तक सोचते रहना है कि कहीं से भी मुझे कोई भी क्वेश्चन मिल जाए मैं कर पाऊं। नाउ कम्स अ ट्रिकी पार्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 राउंड्स व्हाट टू डू। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रह गए, लेट्स सपोज 4, 5, 4, 6, 8, ये 3 क्वेश्चंस आपके छूट गए, लेकिन अब आप इनको देखते हैं तो आप इनको नहीं पता है कि कैसे कर रहे हैं। What you can do, you can go for the options. ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यू हैव 4 ऑप्शंस और आंसर उन 4 में से ही कोई एक होगा। दैट मीन्स आंसर आपके सामने ही है, बस आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा है। तो क्या कर सकते हैं, आपको लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है, तो आप सही आंसर ढूंढने की बजाय गलत आंसर ढूंढिए। आप ये चेक कीजिए कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है जो सही हो ही नहीं सकता। There is not a possibility that this can be answer. जैसे ही आपको कोई ऑप्शन मिले उसको क्रॉस कर दीजिए कि this cannot be answer. फर्दर ट्राई कीजिए कि इन 3 में से मैं किसी को और को एलिमिनेट कर सकता हूं क्या। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप 4 ऑप्शंस देखते हैं तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। आपके 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, देन यू हैव अ 25% ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी करेक्ट। लेकिन अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि दिस कैन नॉट बी आंसर, that means your probability of being correct has increased. Now out of 3 only 1 is correct, that means you have a 33% chance that you can make it correct. अगर आपने और थोड़ा एफर्ट्स लगा के और थोड़ा सोच के आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है और आपने नेट की प्रिपरेशन भी की है, you will have a chance that you can further eliminate by thinking in all the directions. Then let's suppose you eliminated the 2 options. This is a very good part, that if you have eliminated the 2 options in a particular question, that means your probability of correcting that answer is 50% now. इन 2 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो सही है, और अगर आप इस लेवल पे पहुंच पाते हैं लेकिन आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आई विल से the probability will say actually you have a 50% chance of making it correct. और अब मैं क्या बोलूंगा कि जब भी आप ऐसे 2 ऑप्शंस पे पहुंच पाए तो आप टिक लगा दीजिए। क्यों? आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा होगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या बोलता है कि अगर आपके 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो अगर आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपके क्या चांसेस रहेंगे कि आप 5 क्वेश्चंस को गलत कर देंगे और 5 क्वेश्चंस को आपने सही लगा देंगे। ये 50-50% है। 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए जिनके 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट किए थे, उनमें से 5 आप सही कर पाए, 5 आप गलत कर पाए। अब क्या होगा, सही करने के मार्क्स कितने हुए? लेट्स सपोज कि वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो इस क्वेश्चन को सही करने के आपके मार्क्स मिल जाएंगे 15 मार्क्स आपके करेक्ट आएंगे, और गलत किया है आपने और गलत करने पे आपके 1/3 मार्क्स कटते हैं। मतलब अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपके एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटेगा,
तो बेसिकली आपके 5 क्वेश्चंस पे 5 मार्क्स घट जाएंगे। तो आपको कितना मिल रहा है? फिर भी आपको 10 नंबर ज्यादा मिल रहा है। दैट मींस इफ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन व्हिच यू हैव एलिमिनेटेड द 2 ऑप्शंस, your chances of getting more marks or adding your marks is much more. और क्योंकि ये CSI और नेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे एक मार्क्स, आधे मार्क्स से रैंकिंग चेंज हो जाती है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप JRF क्वालिफाई करेंगे या लेक्चरशिप क्वालिफाई करेंगे, वो सब 1.5 मार्क्स से भी बेटर करता है। और जैसे ही आपने ये वाली ट्रिक यूज की, तो आप अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं रैंक लाने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ट्रिक लगाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई से दिस थिंग यू हैव टू डू इन द थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड जस्ट गो फॉर द सिंपलर क्वेश्चंस, देन इन द सेकंड राउंड ट्राई दोस क्वेश्चंस दैट आर टेकिंग मोर टाइम बट यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। Then after completing these 2 rounds, now you do not have any question that you can easily solve. Then try to eliminate the options, and once you can eliminate the 2 options in any question, just attempt it. Okay, this was the part that how to attempt the question paper. Now comes how to analyze the solution. But you will say real exam के बाद क्या solution analyze करना, मैं उसका नहीं बोल रहा हूँ. This is analysis. This is for the test series. अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने के लिए आप सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। आप उसको ऐसे अटेम्प्ट कीजिए जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास CSI और नेट का ही एग्जाम है। आप पूरा 3 घंटे बैठ के सेम पैटर्न फॉलो कीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट हो जाए, सॉल्यूशन आ जाए, तब आप उस सॉल्यूशन को कैसे एनालाइज करेंगे वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें या फिर उसको डिस्कस करें, तो आप हमेशा पूरा अच्छे से देखिए और ये सोचिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मैं क्या प्रॉब्लम कर रहा था रियल एग्जाम देने के टाइम पे, क्या था जो मैं सोच नहीं पा रहा था, क्या कोई फॉर्मूला मेरा मिसिंग था। जो भी चीज आपको दिखती है कि दिस, अगर ये चीज मुझे पता होती तो मैं इसको अटेम्प्ट कर पाता, तो मेक अ स्मॉल फॉर्मूला शीट। एक फॉर्मूला शीट बहुत ही छोटी, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फॉर्मूलाज जो आपको रियल एग्जाम में भूल रहे हो, मतलब आप टेस्ट दे रहे थे और आपको वो याद नहीं आ रहा था, स्ट्राइक नहीं कर रहा था, एक पॉइंट था, तो वो पॉइंट्स आप एनालिसिस के टाइम पे आपको मिलेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स आप अपनी फॉर्मूला शीट में लिखिए। साथ में जैसे ही आपने पूरा सॉल्यूशन देखा, तो सोचिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका सॉल्यूशन ये था, क्या ऐसे ही कोई और किसी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो सकता है। खुद से सोचने की कोशिश कीजिए ताकि आप प्रिडिक्ट भी कर पाए कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कैसे कर सकता हूं। दैट विल आल्सो बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फर्दर, टाइमिंग इज अ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज का भी टेस्ट दे रहे हैं, आप हमेशा टाइमिंग के साथ दीजिए। आप 3 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे के साथ ही जो CSIR का पैटर्न है उसी के साथ दीजिए। मैं कहूंगा कि आप जो मेरा ये पैटर्न है 3 राउंड में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो आप हमेशा फॉलो कीजिए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। नाउ this is all about the how to analyze the solution, how to attempt the question. Timing is the important factor. Now comes the priority. Why I am focusing on this priority? Because CSI और नेट का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए, JRF क्वालिफाई करने के लिए 200 के 200 मार्क्स नहीं चाहिए। आप अगर 120 मार्क्स भी ले आते हैं या फिर 120 से 130 मार्क्स भी ले आते हैं, then you will be on a better side. You can actually have a chance that you will always qualify for the JRF if you are getting 120 plus marks. इसका मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं। लेट गिव मी अ मोमेंट। या मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। तो आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको पॉइंट डाउन कीजिए। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग एप्टीट्यूड, देन आई एम राइटिंग मैथमेटिकल फिजिक्स, आई एम राइटिंग क्वांटम मैकेनिक्स, आई एम राइटिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, आई एम राइटिंग EMT। इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को पॉइंट डाउन कीजिए। फिर अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला कि हर किसी का एक अपना अंडरस्टैंडिंग होगा, हर किसी को एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा लगता होगा, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। तो इसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, इनको नंबर्स डालिए। आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखिए कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स किसी का इंटरेस्टिंग है,
फिर अब ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। उसके बाद आप इससे थोड़ा कम लेकिन इक्वली जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको फिर मार्क्स कीजिए। लेट्स सपोज ये आपका सेकंड हो गया। एप्टीट्यूड को भी आपको फोकस रखना है, ये थर्ड रख लिए। उस तरीके से आप पूरा 10 मार्क्स कीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो हमारी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, उस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज में भी आप उन टॉपिक्स पे पहले फोकस कीजिए कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर पा रहे हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस में जैसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो उसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, या फिर very minimum there is chance that you can make a wrong statement. That means what I am trying to say कि आपकी जो प्रायोरिटी है स्टार्टिंग के, लेट्स सपोज योर 5 प्रायोरिटीज, वो आपके इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए that you are able to get maximum marks out of them. तो अगर आप वो 5 प्रायोरिटीज या 6 प्रायोरिटीज के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स अटेन कर पा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको 120 पे ले जाएंगे, बाकी को करने की जरूरत भी नहीं होगी। सीएसआई और नेट एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा ऑप्शंस देता है। जैसे आप सेक्शन बी की बात कीजिए, सेक्शन बी में 25 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको केवल अटेम्प्ट 20 ही करने हैं। दैट मींस यू हैव अ चांस दैट 5 क्वेश्चंस आपको नहीं भी आएंगे तो चलेगा। सेक्शन सी की बात कीजिए, 30 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको फिर से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यू हैव अ चांस यू कैन स्किप द 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले जैसे आपने मैथमेटिकल फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो यू हैव अ कॉन्फिडेंस दैट मैं 30 से 35 मार्क्स तो ले आऊंगा। फिर ऐसे ही आपने दूसरा किया तो फिर से 30 से 35 मार्क्स, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा एंड आपके चांसेस ऑफ गेटिंग 120 प्लस विल आल्सो इंक्रीज। और तीसरा एक और पॉइंट जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं आज के वीडियो में, वो है एप्टीट्यूड। मैंने मैक्सिमम काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो फिजिक्स के बाकी टॉपिक्स पे तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड को कहते हैं कि इसको छोड़ते हैं। लेकिन आप देखिए सीएसआई और नेट में एप्टीट्यूड को एक बहुत ही अच्छा वेटेज दिया गया है 30, और जितने भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उनका एप्टीट्यूड का मार्क्स देखिए, उनका मार्क्स चलता है 0 से लेकर 10 के बीच में। दैट मींस यू आर मिसिंग 20 मार्क्स हियर। 20 मार्क्स मिस करना रियल 120 प्लस में कितना हो गया, 100 प्लस पे पहुंच रहे हैं आप, तो आपने 20 मार्क्स पीछे तो यहीं पे हो गए। अगर आप इस एप्टीट्यूड जो कि बहुत सिंपल होता है, क्या होता है सिंपल, 8th 10th लेवल की मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, और जो आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है। थोड़ा सा कितना कि आप अगर प्रीवियस ईयर के 5 पेपर्स भी करके चले जाएं तो आप रियल में भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना मैथमेटिकल फिजिक्स के इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के इतने सारे फॉर्मूला याद करने हैं। इसमें क्या करना है, सिंपल प्रीवियस ईयर 5 कोई भी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए। 30 क्वेश्चंस आते हैं एक ईयर में, 5 साल में कितना हो गया 150 क्वेश्चंस। आप 150 क्वेश्चंस करके जाइए, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप 25 से 30 मार्क्स लेके आएंगे इसमें, सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। फिर भी आपको लगता है कि हम प्रीवियस ईयर नहीं करना चाहेंगे, तो बेटर है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है उसका एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए, उसको करके भी आपको काफी हेल्पफुल मिलने वाला है। और अगर आप एप्टीट्यूड में 25 से 30 मार्क्स लेके आ रहे हैं, आपने काफी सारा मार्क्स तो यहीं पर गेन कर लिया, फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको हेल्प करेंगे एंड यू विल हैव अ चांस दैट यू विल गेट अगेन 120 प्लस। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे आने वाले एग्जाम में। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस नंबर 7599118926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ये बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल रहेगा तो आप उसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपको आगे भी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।